नमस्कार। 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी की इस अनोखी चुनाव प्रचार सभा में पधारे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मोदी जी की ये सभा अनोखी है क्योंकि इसमें अत्याधुनिक 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी द्वारा एक साथ लगभग 100 से भी अधिक स्थलों पर लाखों देशवासियों से मोदी जी जुड़ेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। मोदी जी आपके साथ हैं, प्रत्यक्ष हैं, आपके पास हैं, ऐसा एहसास आपको होगा। विश्व के लोकतांत्रिक देशों के चुनाव प्रचार इतिहास में एक नया पृष्ठ लिखा जा रहा है। आज से पहले कई ऐसी 3D भारत विजय रैलियों द्वारा, कई सभाओं द्वारा लाखों देशवासियों से मोदी जी जुड़े और आने वाले दिनों में भी जुड़ते रहेंगे। इन दिनों वे पूरे भारत में भ्रमण कर कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक भारत विजय रैलियों द्वारा देशवासियों से जुड़े हैं, उन्हें संबोधित कर रहे हैं। लेकिन जहां वे नहीं पहुंच सके हैं, वहां आप तक जुड़ने के लिए उन्होंने ये अत्याधुनिक 3D टेक्नोलॉजी का माध्यम अपनाया है। यही तो है मोदी जी की निराली सोच और कार्यशैली, प्रबुद्ध व सर्जनात्मक नेतृत्व। लोगों से जुड़ने की भावना जागी, इरादा पक्का था, तो ये 3D टेक्नोलॉजी का माध्यम ढूंढ लिया मोदी जी ने। मोदी जी जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। जरा सोचिए, यदि आपसे जुड़ने के लिए वे 3D टेक्नोलॉजी का माध्यम ढूंढ सकते हैं, तो आपके विकास के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं सोचा होगा। पिछले गुजरात चुनाव में इस टेक्नोलॉजी का छोटे पैमाने पर किए गए उपयोग ने गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे बड़े कार्यक्रम का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। मोदी जी ने जनसंपर्क और जन शिक्षण के लिए हमेशा ही टेक्नोलॉजी को प्राधान्य दिया। वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉग व बहुत ही सफल ऐसी चाय पे चर्चा, टेक्नोलॉजी आधारित उनके सफल सुशासन के चर्चे चारों ओर है। 3D टेक्नोलॉजी की तकनीक तो बेमिसाल है, पर आपसे दिल से नाता जोड़ने का उनका विचार कहीं ज्यादा उम्दा है। तो आइए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्नदृष्टा, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी को जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा गंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने। नए पंख हैं, नई उड़ान, नई दिशा में नए साहस हैं जिनकी पहचान। नहीं ऐसी ताकत जो अब रोक सके प्रयाण, निश्चय कर चुका देश अब इन्हीं को सौंपेंगे सुकान। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कुछ बनने के नहीं कुछ करने के सपने देखते हैं, विपरीत परिस्थितियों को अवसर में पलटकर विकास के नए आयाम प्रस्थापित करने का एक इनका अपना समर्थ ट्रैक रिकॉर्ड है। सत्ता को सेवा का माध्यम बनाकर सर्वपंथ समभाव के साथ जो सबका साथ, सबका विकास के लिए संकल्पबद्ध हैं, विकास को जन आंदोलन में परिवर्तित कर जन सामान्य और प्रत्येक वर्ग के लिए सर्वसम्मिलित विकास के लिए नए विचार और सुझाव लेकर आए हैं, जो वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित करते हैं जोरदार तालियों के साथ आपके भाषण के लिए। देश के
भिन्न भिन्न कोने में 105 से भी ज्यादा स्थानों पर विराजमान भारत के भाग्य विधाता, प्यारे मतदाता भाइयों और बहनों, अब चुनाव अंतिम चरण की ओर बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य है, टेक्नोलॉजी के प्रति मेरी रुचि है, नया कुछ करने का मैं साहस रखता हूं और उसके कारण ये 3D टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं आज जो सभाएं कर रहा हूं और अब तक जितनी सभाओं के दौर चलाए, आज मैं पूरे हिंदुस्तान में 900 3D सभाएं पूरी करने का मुझे आज सौभाग्य मिल रहा है। ये मेरी खुशी की बात है कि हिंदुस्तान के 900 स्थानों पर 3D के माध्यम से मैंने रूबरू में लोकतंत्र की गरिमा को सम्मान करते हुए लोक शिक्षा का प्रामाणिक प्रयास किया है। और रूबरू जाने में भी शायद एक इंसान जितना कर सकता है, उससे भी ज्यादा मैं कर पाया हूं। मेरी हर पल कोशिश रही है, क्योंकि लोकतंत्र को मैं चुनाव ये लोकतंत्र का महापर्व होता है और चुनाव में सभी राजनीतिक दलों को, सार्वजनिक जीवन में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति ने लोगों के पास जाकर के अपने विचार रखने चाहिए, अपनी बात बतानी चाहिए, लोगों के सवालों के जवाब देने चाहिए। ये लोकतंत्र की प्रतिबद्धता होती है। मैंने कोशिश की है, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने कोशिश की है, आप तक पहुंच करके देश के संबंध में हमारी सोच क्या है, भारत को मुसीबतों में से कैसे बाहर निकाला जाए, इन सारे विषयों की चर्चा हमने आपके साथ की है। भाइयों बहनों, मैं देख रहा हूं कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस को हमेशा मदद करने वाली कुछ पार्टियां इस चुनाव को हार चुकी है। उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, उनकी चुनावी बातें सुने, उनकी जिसको राजनीति से, चुनाव से लेना देना नहीं, ऐसे विषयों पर तू मैं सुने, इन सब से साफ लगता है कि कुछ चतुर कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव शुरू होने से पहले ही मैदान छोड़ दिया था और कुछ अब मैदान छोड़ के भाग गए हैं। जिनके भरोसे कांग्रेस पार्टी पूरा कैंपेन चला रही थी, वो महाशय तो पिछले 4-5 दिन से गायब हो गए। भाइयों बहनों, झूठ का पुलिंदा कब तक चल सकता है? नहीं चल सकता है। और ये जमाने चले गए। आज कम्युनिकेशन वर्ल्ड इतना ओपन हो चुका है, गरीब से गरीब इंसान
सही और झूठ जानकारियों की परख कर पा रहा है और इसलिए सालों तक झूठ के सहारे, झूठे वादों के सहारे ऐसी झूठी इमेज बना करके सामान्य मानवी को, उसके भोलेपन को सत्ता का हथियार बनाया गया। इस चुनाव में ये सारे हथकंडे बेकार हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी को नया युग, नई जनरेशन, नई सोच, उसको मैच कैसे करना ये भी नहीं आता है और इसलिए वो ही अपनी पुरानी घिसी पीटी बाबा आदम की सारी चीजें लेकर के बाजार में घूम रहे हैं। उनकी बात को कोई लेने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, स्वीकारने का तो सवाल ही नहीं उठता है। भाइयों बहनों, मैं आज कांग्रेस पार्टी चुनाव आते ही सेकुलरिज्म के गीत गाने लग जाती है। जरा कोई तो पूछो इन कांग्रेस वालों को कि राजस्थान में 5 साल कांग्रेस की सरकार चली और मैडम सोनिया जी के अत्यंत कृपा पात्र व्यक्ति मुख्यमंत्री रहे, कितने दंगे हुए, कितने लोग मारे गए और उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी का सेकुलरिज्म क्यों सो गया, क्यों चुप रहा? इतना ही नहीं, नैतिकता की बातें करने वाली कांग्रेस पार्टी जरा देश को जवाब दे। राजस्थान में उतने कितने मंत्री जेलों में पड़े हैं अभी भी और उन्हीं की सरकार को कोर्ट का डंडा चला, जेलों में बंद करना पड़ा। किस मुंह से? और भाइयों बहनों, मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा मैडम सोनिया जी के भाषण कई वर्षों से हम सुनते आए हैं, लेकिन कभी वो चुनाव में भगवान को याद नहीं करती थी। मैं तो देख रहा हूं रोज इन दिनों उन्होंने सब भगवान भरोसे छोड़ दिया है। दिन में 4 बार भगवान बचाए यही बोलना पड़ रहा है। ये साफ दिखाई देता है कि उनकी हालत क्या है। मैडम सोनिया जी, आप क्यों देश को गुमराह कर रही हो? क्या आपको नहीं लगता है कि देश के सामने आपने सच बात बतानी चाहिए? अगर कुछ नहीं हुआ है तो कहो ना कि भाई ये रह गया है। कुछ गलत हुआ है तो कहो ना ये गलत हुआ है। क्या लोकतंत्र में इतनी पुरानी कांग्रेस पार्टी सत्य का स्वीकार तक करने को तैयार नहीं है? ये देश की जनता को कहने को तैयार नहीं है? आपसे मैं आज आप ही के सेक्युलरिज्म पर पड़कार करता हूं, ललकारता हूं। क्या आप हिंदुओं के हुए हो? क्या आप मुसलमान के हुए हो? आप सिर्फ कुर्सी के हो, कुर्सी के। आप सिर्फ सत्ता के लिए हो। ना आपके लिए हिंदू का भला करना है, ना आपके दिल में मुसलमान का भला करना है। आपको सिर्फ अपनी कुर्सी का भला करना है, एक परिवार का भला करना है। आपको हिंदुस्तान डूब जाए तो डूब जाए, बेटे को कैसे भी करके जगह दिलानी है। एक मां का प्यार मैं समझ सकता हूं, लेकिन इतने बड़े देश को बलि चढ़ा करके मां का प्यार अगर बढ़ जाए तो ये देश कभी माफ नहीं करेगा। आपने हिंदुओं को रुझाने के लिए गंगा शुद्धि का अभियान का वादा किया था कि नहीं किया था? श्रीमान राजीव गांधी ने किया था कि नहीं किया था? पूरे विश्व के पर्यावरणवादी लोग आपके साथ थे कि नहीं थे? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आपकी मदद में थी या नहीं थी? हजारों करोड़ रुपया खर्च करने के बाद
ये काम आपने क्यों नहीं किया, ये काम पूरा क्यों नहीं हुआ, ये रुपये कहां गए? क्या आप जवाब दोगे कि नहीं दोगे? मैं आपको पूछता हूं, केदारनाथ में इतना बड़ा प्राकृतिक हादसा हो गया, देश को बताइए, करोड़ों करोड़ों देशवासियों की आस्था का केंद्र तबाह हो गया। क्या आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं थी? क्या किया आपने? जरा जवाब दो। जवाब देने को तैयार नहीं है। अब मुसलमानों को मूर्ख बना रही हो वोट पाने के लिए। मैं आपसे पूछता हूं, क्या सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी के झूठे सेकुलरिज्म को, मुसलमानों को साथ वोट बैंक की राजनीति करने वाला, मुसलमानों के साथ धोखाधड़ी करने वाला है कि नहीं है? आप ही की बनाई हुई सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आपके झूठी बातों को खुला कर दिया था। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा था, उस रिपोर्ट को आज 6 साल हो गए, उस रिपोर्ट ने कहा था अगर हिंदुस्तान में माइनॉरिटी के लिए कहीं अच्छे से अच्छा काम होता है, उनके विकास की चिंता होती है, उनके शिक्षा की चिंता होती है, रोजगार की चिंता होती है, वो गुजरात में होती है। आप ही की कमेटी का रिपोर्ट देश के सामने रखने से क्यों कतराते हो? और मैं कहता हूं, मैडम सोनिया जी, आज आपने अपने चुनावी सभाओं में फिर से एक बार मुसलमानों की आंखों में धूल झोंकने का पाप किया है। आप उनको गरीब रखना चाहती हो, उनको अशिक्षित रखना चाहती हो, अपनी वोट की राजनीति के लिए करना चाहती हो। मैंने हिम्मत करके कुछ दिन पहले कहा था, मैं मेरे देश के मुसलमान को, नौजवान को इस रूप में देखना चाहता हूं कि जिसके एक हाथ में कुरान हो लेकिन दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। मेरे आधुनिक भारत के सपने हैं, उन सपनों को लेकर चलने की हमारी हिम्मत है। और आप, अरे मैंने तो यहां तक कहा है, हम सारे मदरसा को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। मेरा मुसलमान भाई भी वहां पढ़ने जाएगा तो आधुनिक दुनिया के साथ वो आंख से आंख मिला करके, कदम से कदम मिला करके, सीना तान करके चल सके, ऐसा नौजवान मुझे बनाना है। आपने क्या किया? क्यों नहीं किया? इतना ही नहीं, आपने सच्चर कमेटी के इंप्लीमेंटेशन के लिए ढेर सारे 15 पॉइंट का कार्यक्रम बना दिया। क्या मैडम सोनिया जी सच नहीं है? आपकी सरकार ने एक कुंडू कमेटी बनाई, क्या उस कुंडू कमेटी का रिपोर्ट आया नहीं है क्या? उसको छिपा के क्यों बैठे हो? और मैं देश के न्यूट्रल मीडिया को, देश के सेक्युलरिज्म के ठेकेदारों को आज सार्वजनिक रूप से आह्वान करता हूं, अगर आप में ईमानदारी हो, हिंदुस्तान के मुसलमान की भलाई चाहते हो, तो आप सार्वजनिक रूप से कुंडू कमेटी के रिपोर्ट की डिबेट कीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। देश जाने कांग्रेस पार्टी ने 15 पॉइंट प्रोग्राम में उसके राज्यों ने क्या किया। और भाइयों बहनों, मैं तो 6 करोड़ गुजरातियों के लिए काम करता हूं। न मैं हिंदू के लिए काम करता हूं, न मुसलमान के लिए करता हूं। मेरे लिए न कोई हिंदू है न मुसलमान है, मेरे लिए मेरे राज्य के वो नागरिक है। और आगे वाले दिनों में भी मोदी की सोच साफ है, देश एक है, 125 करोड़ देशवासी एक है। काम करेंगे, भला करेंगे, 125 करोड़ देशवासियों का करेंगे। देश टुकड़ों में नहीं बांटेंगे। आपके लिए डिवाइड इंडिया, यह आपकी राजनीति का राजमार्ग है। तोड़ते चलो, तोड़ते चलो, टुकड़े करते चलो। आप 18वीं शताब्दी की मानसिकता में, अंग्रेजों की सोच से डिवाइड इंडिया में रचे पचे हो, डूबे हुए हो।
मैं 21वीं सदी की सोच लेकर के आया हूं। आपकी सोच है डिवाइड इंडिया, मेरी सोच है डिजिटल इंडिया। 18 से 28 साल के नौजवानों से भरा पड़ा मेरा देश है। टेक्नोलॉजी दुनिया में प्रभाव कर रही है, क्यों ना हम सपने डिजिटल इंडिया के देखें। मैं कहना चाहता था, कुंडू समिति का रिपोर्ट कहता है कि प्रधानमंत्री की माइनॉरिटी की भलाई के 15 पॉइंट प्रोग्राम है, उसका अच्छे से अच्छा इंप्लीमेंटेशन, अच्छे से अच्छा काम हिंदुस्तान भर में किसी एक राज्य में हुआ है। उस राज्य का नाम गुजरात है मैडम। जिस गुजरात को सुनते ही आपकी नींद उड़ जाती है, जिस गुजरात का नाम सुनते ही लालू जी के लाल पीले हो जाते हैं, जिस गुजरात का नाम सुनते हैं बाप बेटे की लखनऊ की सरकार परेशान हो जाती है, वही गुजरात है जिसने भलाई का काम करके दिखाया है। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, मैं इस बात को बार बार कहता हूं और देश जानता है, और देश जानता है 27 अक्टूबर को पटना में मैं एक विशाल रैली को संबोधित करने के लिए गया था। बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी रैली थी, ऐतिहासिक रैली थी, और वहां पर देश के दुश्मनों ने बम चलाए, निर्दोषों को मार दिया। एक छोटा सा भी धमाका होता सभा टूट जाती है। बिहार के लोगों ने मौत को गला लगाना पसंद किया, लेकिन मोदी को छोड़ना पसंद नहीं किया। मैं इस बिहार का कर्ज चुका के रहूंगा। बिहार ने मुझे प्यार दिया है, उसको विकास करके लौटाने वाला हूं, क्योंकि जिस देश राज्य के नागरिक मोदी के लिए मरने को तैयार हो, उस राज्य के लिए जीने का मुझे गर्व होगा। बिहार के लिए मैं जी करके दिखाऊंगा। लेकिन उस दिन की बात मुझे कहनी है। उस दिन उस सभा में एक तरफ बम धमाके हो रहे थे, लोग मारे जा रहे थे, चारों तरफ क्या होगा क्या नहीं होगा उसकी आशंकाएं पड़ी हुई थी, सरकार सोई पड़ी थी। लेकिन उस समय मैंने अपनी जिम्मेवारी को युद्ध के मैदान में खड़े रह करके बम बंदूक और पिस्तौल के आक्रमण के बीच सीना तान करके खड़े रह करके कहा था, और मैंने लोगों को पूछा था कि भाइयों बताओ, क्या आपको हिंदू से लड़ना है? मुसलमान को मैंने पूछा था क्या हिंदू से लड़ना है, हिंदू से पूछा था क्या मुसलमान से लड़ना है, और मैंने कहा था 60 साल ये लड़ते लड़ते हम बर्बाद कर चुके हैं। आओ आओ मेरे हिंदू भाई, आओ मेरे मुसलमान भाई, हम मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़े। ये बात मैंने कही थी, और वो बात मैं आज भी कहता हूं। मैडम सोनिया जी, आप चुनाव जीतने के लिए तरकीबें कर रही हो। मैं आपको कहता हूं, लिख के रखिए मैडम जी, अभी भी 2 राउंड चुनाव के बाकी है। आपने लालू जी को जेल से बाहर निकाल दिया है। ऐसा करो, हिंदुस्तान की सभी जेलों में जितने लोग हैं सबको निकाल करके आप अपना चुनाव जीतने के लिए सबको मैदान में उतारो। देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। जेलों से लोगों को निकाल निकाल करके उनकी मदद लेकर के ये चुनाव जीतने के आपके तौर तरीके, मैं हैरान हूं, लोग इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन चर्चा होनी चाहिए। निकलवा लो, ढेर सारे आपको काम आएंगे।
उन्हीं के भरोसे चुनाव चल जाएगा। आपने बिहार को बर्बाद करने के लिए ये जो रास्ते अपनाए हैं, भाजपा छोड़ो, बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगी। बड़ी मुश्किल से बिहार जंगल राज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। आपने अपने राजनीतिक निजी स्वार्थ के खातिर फिर बिहार को उसी संकटों में धकेलने का प्रयास शुरू किया है, और वो भी जेल से लोगों को बाहर निकाल निकाल करके, ऐसे लोगों की मदद लेकर के। क्या भला करोगे आप देश का? क्या देश को देंगे? अरे सत्ता तो आती है जाती है, कुर्सियां आती है जाती हैं, पद मिलते हैं चले जाते हैं, ये देश अजरामर रहता है। मैडम सोनिया जी, मेरे देश के लिए कुछ सोचो। भाइयों बहनों, देश को तबाह करने की योजनाएं चल रही है। मुझे और भी एक बात कहनी है, इनको गरीबी को नाम देने का अधिकार नहीं है। इन्होंने गरीबी के नाम पर भी आपको लूटा है। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं। मैं इन दिनों जब चुनाव दौरे में जाता हूं तो थोड़ा रिसर्च करता हूं, स्टडी करता हूं। कोई जिला में जाता हूं, 90% घर ऐसे हैं जहां पीने का पानी का नल नहीं है। 95% घर ऐसे हैं जहां शौचालय नहीं है। 99% घर ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है। 60 साल क्या किया आप लोगों ने? कैसे किया? कोई तो जवाब दो मैडम, कोई तो जवाब दो। क्या ये सच नहीं है कि मां बेटे की सरकार है दिल्ली में? आपके नेता रुठ जाते हैं। आपने क्यों जवाब नहीं दिया? अभी संजय बारू की किताब आई, उसने खुलेआम आरोप लगाए हैं। क्या मां बेटे ने इन आरोपों का जवाब देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। अगर आप जवाब नहीं देती हो तो देश के नागरिकों को मानने का अधिकार बनता है कि मां बेटे की सरकार है। और इसलिए मैं संजय बारू की किताब आने के बाद लगातार बोल रहा हूं कि देश मां बेटे की सरकार चला रही है। और आज आपके कांग्रेस के नेता बौखला गए। संजय बारू की किताब आई है, जवाब दीजिए ना। आप तो जवाब देते नहीं है। और न प्रधानमंत्री कार्यालय दे रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय इतना ही कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने 1100 भाषण दिए थे। 1100 नहीं, 11,000 दिए होंगे। हम कहां इनकार करते हैं। सवाल यह है, देश कौन चलाता है? क्या आप इस बात का इनकार कर सकते हो? क्या आज हिंदुस्तान में जिस प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन स्वयं प्रधानमंत्री हैं, उस प्लानिंग कमीशन के हाथ में देश की योजना है कि मैडम सोनिया जी के लिए बना हुआ एनएसी के हाथ में है? अगर एनएसी देश चलाता है तो फिर प्लानिंग कमीशन का क्या मतलब है? और एनएसी देश चलाता है तो यह कहना क्या गलत है कि मां बेटे की सरकार है? क्यों देश की आंख में धूल झोंक रहे हो? भाइयों बहनों, हमारे देश में गरीबों के कल्याण के लिए कई वर्षों से एक 20 पॉइंट प्रोग्राम चलता है और हर राज्य में चलता है। न राज्यों का विरोध है, न भारत सरकार का विरोध है। अटल जी की सरकार के समय भी चलता था और हर 3 महीने उसका मॉनिटरिंग होता है। हर 3 महीने उसका मॉनिटरिंग होता है और उसका लेखा जोखा निकलता है कि गरीबों की भलाई के 20 सूत्री कार्यक्रम का अच्छी अमलवारी कहां हुई और खराब इंप्लीमेंटेशन कहां हुआ। भाइयों बहनों, मैं 10 साल से लगातार देख रहा हूं, गरीबों की भलाई के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम का इंप्लीमेंटेशन हिंदुस्तान में गुजरात की सरकार हमेशा नंबर 1 पे रही है। और 1 से 5 में पिछले 10 साल का मैं हिसाब दे रहा हूं, गरीबों की भलाई के काम करने में 1 से 5 में कांग्रेस का एक भी राज्य नहीं है। ये पुरवार करता है कि आपकी प्रायोरिटी में गरीब नहीं है। ये सिद्ध हो रहा है। तो ये गरीब के नाम पे आंसू क्यों बहा रहे हो?
कब तक गरीब के घाव पर नमक छिड़कते रहोगे? कब तक गरीब के नाम पर अपनी राजनीति रोटी सेकते रहोगे? किसका पेट भरेगा ऐसा करके? और इसलिए मैं आपसे बड़ा आग्रहपूर्वक कहता हूं, मैडम सोनिया जी, ये लोकसभा का चुनाव है, आप सत्ता दल में हैं, आप सत्ता दल का नेतृत्व कर रही हैं, आपकी जिम्मेवारी है देश की जनता को 10 साल के अपने काम का हिसाब दो। महंगाई का जवाब देना पड़ेगा। सेकुलरिज्म की माला जपते हुए महंगाई से भाग नहीं सकते हो। आपने 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने के लिए कहा था, आपने रोजगार नहीं दिया है। रोजगार का जवाब सेकुलरिज्म देकर के भागने वाली बातें देश नहीं मानेगा। जवाब दो। नौजवान को रोजगार देने का वादा किया था, क्यों नहीं दिया? आपने कहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेंगे, क्या हुआ? क्यों भ्रष्टाचार बढ़ता गया? जमीन हो, पाताल हो, आसमान हो, जल हो, थल हो, नभ हो, कुछ बचा है क्या आपकी सरकार में? क्या कभी देश ने 10 साल में जो भ्रष्टाचार देखा है, 60 साल में कभी देखा है क्या? क्या कारण है? 2 महीने से चुनाव अभियान चल रहा है, चुनाव अभियान अपनी पूर्णता पर है, आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुंह पर ताला क्यों लग जाता है? मां बेटे की सरकार, मैं समझ सकता हूं कोई व्यक्ति विशेष पर आरोप लगा हो, आप बचने की कोशिश करें, मैं मान सकता हूं, लेकिन देश में आपकी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको डंडे मारे हैं। देश को बताओ ना, आपने भ्रष्टाचार क्यों होने दिया? ये भ्रष्टाचार में आपके कौन कौन लोग हैं, जरा बताइए ना मुझे। भाइयों बहनों, ये बात गले उतरती नहीं है। और मैं देशवासियों को आज कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, मेरी बात को मानिए, समझिए। चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अपने काम का हिसाब देना ही चाहिए, और अगर वो नहीं देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास कुछ न कुछ छिपाने की मजबूरी है। दाल में कुछ काला है, और कभी कभी तो लगता है पूरी दाल काली है। ये हाल इन्होंने करके रखा है। भाइयों बहनों, आज देश की छवि क्या है? हिंदुस्तान में आप जाइए, दुनिया में कहीं जाइए, भारत की पहचान क्या बनी है? एक बलात्कार की नगरी। हमारे देश के टूरिज्म को इतना भयंकर नुकसान हुआ है, विश्व के लोग देश में आना नहीं चाहते। क्यों? बोले सलामती नहीं है, बलात्कार होते हैं। आज पूरे विश्व में टूरिज्म 40% ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है, हम पीछे जा रहे हैं। क्या हमारी माताओं बहनों को सम्मान नहीं मिल सकता है? क्या मैडम सोनिया जी, आप एक महिला है और बड़ी आपको महिलाओं की चिंता इन दिनों सता रही है। आपके युवराज भी दिन में 6 बार महिलाओं की सम्मान और सुरक्षा के लिए उपदेश देते घूम फिर रहे हैं। मैं जरा पूछना चाहता हूं, आप ही की दिल्ली की भारत की सरकार ने क्राइम अगेंस्ट वुमेन इसकी रिपोर्ट निकाली है। आप ही की सरकार की रिपोर्ट कह रही है कि पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं पर जो सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं, जुल्म होते हैं, गुनाह होते हैं, उसमें पहले 10 जो राज्य है, उसमें 7 राज्य कांग्रेस शासित हैं, जिसके मुख्यमंत्री कांग्रेसी हैं, जिस मुख्यमंत्री को आपने खुद ने अपॉइंट किया है।
माँ बेटे की कृपा के बिना न वो सरकार बनी है न वो मुख्यमंत्री बना है। और ऐसे 10 में से 7 राज्य, मैडम आपकी सरकार का रिपोर्ट कह रहा है 10 में से 7 राज्य महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने में अग्रिम पंक्ति में है। और 3 वे भी आपके साथी दल के हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक भी सरकार पहले 10 में नहीं है। मां बहनों को सुरक्षा कौन देगा, ये आपका हिसाब कहता है, आप नहीं दे सकते। कम से कम औरों पर गाली गलौज करने के बजाय, गंदी हरकतें आरोप लगाने के बजाय, डिक्शनरी के गंदे शब्द उठा करके घूमने फिरने के बजाय, कम से कम आपके राज्यों में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, इसका जवाब देश सुनना चाहता है। क्यों चुप हो जाती हो मैडम आप? भाइयों बहनों, ये चुनाव जीतने के लिए कितने नीचे जा सकते हैं। कोई कहे मुझे ये धोखेबाजी कैसी है, देश वालों को मालूम नहीं होगा। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया है, बिहार में लालू जी से समझौता तो किया है, लेकिन लालू जी को सूचना की है कि मां बेटे का अगर बिहार में दौरा होता है तो लालू जी और उसका परिवार उनके साथ मंच पे नहीं बैठेगा, फोटो नहीं निकालेगा। भाइयों बहनों, ये धोखाधड़ी है कि नहीं है? क्योंकि लालू जी को जेल हुई है, सजा हुई है। अगर उनके साथ खड़े रहेंगे तो हिंदुस्तान भर में नुकसान होगा, इसलिए फायदा तो उठा लो, लालू जी के साथ जुड़ करके राजनीति कर लो, लेकिन देश की आंख में धूल झोंको, हमें कोई लेना देना नहीं है। भाइयों बहनों, लोकतंत्र में नहीं चलता है। और मीडिया ने भी अगर हिम्मत दिखाई होती, मीडिया दिखाता कि ये खेल गलत है, क्यों आप मंच पे लालू जी के साथ क्यों नहीं बैठते हो, क्यों कतराते हो, जबकि आपने समझौता किया है, भ्रष्टाचारियों के साथ बैठे हो, घबराते क्यों हो? भाइयों बहनों, लोकतंत्र में ये जो तौर तरीका है वो शोभा नहीं देता है। भाइयों बहनों, मैं देश भर में भ्रमण कर रहा हूं। आपने देखा होगा कांग्रेस के लोग पहले चुनाव जीतने की बातें करते थे। मेरे सामने मुझे शिमला दिखाई लगा है। अरे शिमला के लोग ये ठंड में बाहर बैठे हो भाई, मैं हैरान हूं भाई। शिमला में तो अभी तो कितनी ठंड हो गई होगी, इतनी बड़ी मात्रा में शिमला के लोग बैठे हैं। जरा हाथ ऊपर करके भारत माता की जय बोलो, मैं देख रहा हूं। इस ठंड में भी आप शिमला में खुले मैदान में बैठे हैं। मैं शिमला के लोगों को सलाम करता हूं भैया। शिमला के लोग जरा हाथ ऊपर करके भारत माता की जय करके मुझे वाह सुनाई दिया है उनको। हाँ, इधर बहराइच के लोग भी बहुत बड़ी संख्या में दिख रहे हैं। क्या बात है, बहराइच ने तो कमाल कर दिया, उत्तर प्रदेश वालों ने बहुत बड़ी मात्रा में दिख रहे हो। ये बिहार पटना को क्या है यार, तुम्हारा तो चुनाव हो गया, इतनी बड़ी मात्रा में बैठे हो। ये उधम सिंह नगर, वाह बहुत बड़ी शासन संख्या में दिख रहे हैं मुझे। उधम सिंह के बहुत लोग मैं देख रहा हूं मेरे सामने। उत्तराखंड तो मैं देख रहा हूं जी, मैं अभी एक दिन जाके आया, क्या उत्तराखंड का उत्साह था, देखते ही बनता था। बहुत बड़ी मात्रा में मुझे उत्तराखंड के लोग नजर आ रहे हैं। जरा हाथ ऊपर करके उधम सिंह नगर के लोग भारत माता की जय करो जरा। वहां तालियों का गड़गड़ाहट कर रहे हैं उधम सिंह नगर के लोग। ये यूपी का मेरा सलेमपुर, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है भैया, बहुत बड़ा। ये हरिद्वार, क्या बात है भाई, इतनी सारी भीड़, पूरा दिखाई दे रहा है आप लोगों को। हाथ ऊपर करके भारत माता की जय बोलो तो मुझे दिखाई देगा। हाँ,
इधर मैं हाजीपुर देख रहा हूं, क्या बात है, मैं 2 अभी तो हाजीपुर आया था भाई, ये कहीं और कर रहे हो मीटिंग? ये यूपी का फैजाबाद, मेरे सामने इतनी बड़ी संख्या में लोग दिख रहे हैं। भाइयों बहनों, ये जो मैं सामने मेरे सामने स्क्रीन पे देख रहा हूं, हर प्रदेश को देख रहा हूं, ये उत्साह और उमंग को देख रहा हूं, भाइयों बहनों साफ लगता है कांग्रेस के डरने का कारण साफ नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है। और इसलिए अब जिनका चुनाव बाकी है वे लोग बात को गंभीरता से समझे। अब कांग्रेस का मिजाज क्या है? कांग्रेस का मिजाज ये है, हमारा तो जाए लेकिन अब देश का भला न हो। भाइयों बहनों, लोकतंत्र में देश से बड़ा दल नहीं होता है। लोकतंत्र में जनता की आशा आकांक्षाओं से ऊपर कुछ नहीं होता है। कांग्रेस के मित्रों, आपकी भी जिम्मेवारी है कि दल से ऊपर उठ करके जरा देश का सोचो। आप चुनाव हार रहे हो, आपने मान लिया है, लेकिन अब आप जो भाषा बोल रहे हो वो देश की भलाई की भाषा नहीं बोल रहे हो। आपको शोभा देता है कि अभी से आपने शुरू कर दिया कि हां हम तो हारेंगे लेकिन थर्ड फ्रंट की सरकार बनने में मदद करेंगे। ये अस्थिरता के बीच क्यों बो रहे हो? किसकी भलाई के लिए बो रहे हो? 60 साल सरकार चला चुके हो। देश की भलाई इसमें है, जिसकी भी सरकार बने स्थिर सरकार बने, मजबूत सरकार बने। देश के लिए आप भाजपा को भूल जाओ, मोदी को भूल जाओ, देश का सोचो। भाइयों बहनों, कांग्रेस की निराशा, कांग्रेस की हताशा, कांग्रेस इतनी फ्रस्ट्रेशन में है कि आज वो किसी के भी साथ बैठ करके देश को बर्बाद करने का कोई भी षड्यंत्र कर सकती है। और इसलिए आपने पिछले 1 हफ्ता से कांग्रेस के नेताओं के बयान को स्टडी कीजिए और मैं बहुत गंभीर इल्जाम लगा रहा हूं, इस चुनावी प्रक्रिया को डिरेल करने का पाप कर रहे वो लोग, कंफ्यूजन पैदा करके। उनका काम है उनके लिए वोट मांगना, उनका काम है उनकी नीतियों पर वोट मांगना, उनका काम है अपने नेता पर वोट मांगना, कुछ बुरा नहीं है। लेकिन हम तो मरे, लेकिन तुम्हें भी मार के जाएंगे। ये लोकतंत्र को मरने मत दो, भारत के भविष्य को मरने मत दो। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए नौजवान के सपनों को चूर चूर करने वाला पाप मत करो। भाइयों बहनों, पूरे चुनाव में आपने देखा होगा कांग्रेस को बचाने वाले जितने दल है वो और कांग्रेस पार्टी सबके सब न किसान के लिए बोलते हैं, न मजदूर के लिए बोलते हैं, न महिला के लिए बोलते हैं, न बेरोजगारी के लिए बोलते हैं, न गरीब के लिए बोलते हैं, न गांव के लिए बोलते हैं, न पिछड़े के लिए बोलते हैं। सिर्फ एक ही बात बोलते हैं। डिक्शनरी रोज सुबह खोल करके बैठते हैं, आज मोदी को कौन सी गई नई गाली परोसना, यही काम चला है। मोदी को मारो, मोदी को रोको, मोदी को ठोको, यही चल रहा है। क्या भाइयों बहनों, कांग्रेस के पास यही बचा है? कांग्रेस के साथियों के पास यही बचा है क्या? उनके पास देश को देने के लिए कुछ नहीं है, न कोई विचार, न कोई योजना, न कोई काम। उनके किए हुए कामों का भी कोई हिसाब नहीं है कि भाई ये किया, ये किया, ये किया, कुछ नहीं है। एक काम, अब क्या कह रहे हैं? मोदी आएगा तो पता नहीं, डर दिखाना शुरू किया है। और कह रहे हैं सरकार बनने वाली नहीं है, थर्ड फ्रंट आएगा, थर्ड फ्रंट आएगा। थर्ड फ्रंट के नाम पर देश के 15 साल बर्बाद हो चुके हैं। अस्थिरता की राजनीति ने 2 पीढ़ियों को तबाह कर दिया। 2 पीढ़ियों के, जो आज 30-35 साल के नौजवान हैं, जो आज जिंदगी में स्थिर नहीं हो पाए, उसका कारण
जो अस्थिर सरकारें बनी थी ना, वो है। अगर उस समय अस्थिर सरकारें न बनी होती 15 साल पहले, तो शायद मेरे देश की 2 पीढ़ियां बर्बाद नहीं हो जाती। अब मेरे 70 करोड़ नौजवानों का देश है, 18 से 28 उम्र का मेरा देश है। अगर फिर एक बार अस्थिरता की राजनीति को जन्म देने की कोशिश होगी, कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश होगी, तो मेरे भाइयों बहनों, औरों का तो कुछ बिगड़े या नहीं बिगड़े, 18 से 28 साल की उम्र के नौजवानों का सब कुछ तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ऐसी दिल्ली में सरकार बैठेगी तो लूटने में बांटने में ही बर्बादी करके रख देगी। कांग्रेस को पहचानो। मुझे मालूम है ऐसा होने वाला नहीं है। 25 साल में पहली बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सर्वाधिक सीटों के साथ, स्पष्ट बहुमत के साथ मजबूत सरकार बनने वाली है। कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कांग्रेस को पहचानना जरूरी है, उनके इरादों को पहचानने की जरूरत है, उसके इस गंदे खेल समझने की जरूरत है। और तभी कांग्रेस के नेता 3 बातों में अड़े हुए हैं। एक, मोदी को हो सके उतनी गाली दो, मोदी को बदनाम करो, मोदी का चरित्र हनन करो, यही काम करते रहो, कुछ लेना देना नहीं। वहां पेड़ गिर गया क्यों? बस मोदी को गाली दो। वहां पानी क्यों नहीं आया? मोदी को गाली दो। उसका विमान क्यों नहीं उड़ा? मोदी को गाली दो। यही काम चल रहा है। दूसरा, आए दिन सेकुलरिज्म 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 बोलते रहना। और तीसरा, अस्थिरता की बातें करना, थर्ड फ्रंट की बातें करना। भाइयों बहनों, जिनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, विचार तक नहीं है, कोई सोच नहीं है, ऐसे लोगों के भरोसे दो देश कैसे दे सकते हैं? और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज 107 स्थान पर मेरे देशवासियों से बात कर रहा हूं। आप में से कुछ लोग 7 तारीख को मतदान करने वाले हैं, कुछ लोग 12 तारीख को मतदान करने वाले हैं। ये वो क्षेत्र हैं, मैंने पहले ही कहा था, अगर हम हमारी भारत माता को देखें तो भारत माता का जो पश्चिमी छोर है, वहां तो कुछ आर्थिक गतिविधि दिखती है, नौजवानों को रोजगार मिलता है। लेकिन अपनी भारत माता का जो पूर्वी हिस्सा है, वहां बेरोजगारी है, गुंडागिर्दी है, भयंकर गरीबी है, किसान तबाह हो चुका है। भाइयों बहनों, वहां से लोगों को निकल करके रोजी रोटी के लिए हजारों किलोमीटर दूर पश्चिम की तरफ जाना पड़ता है। मेरे भाइयों बहनों, मैं मेरी ऐसी भारत माता की कल्पना नहीं कर सकता हूं कि जिस मेरी भारत माता का एक भुजा तो मजबूत हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, एक भुजा तो मजबूत हो, लेकिन मेरी भारत मां की दूसरी भुजा दुर्बल हो। पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, आसाम हो, आंध्र हो, सीमांध्र का हिस्सा हो। भाइयों बहनों, अगर मेरी भारत मां का एक भुजा दुर्बल है तो मेरी भारत माता मजबूत नहीं बन सकती, मेरी भारत माता समृद्ध नहीं बन सकती। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में कहा है कि हमारी प्रायोरिटी है कि भारत का ये जो पूर्वी इलाका है, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे आंध्र हो, चाहे हिमालयन राज्य हो, हिमालय की गोद में बैठे हुए राज्य हो, इन सब का भला करना ये देश की भलाई के लिए जरूरी है। वरना एक तरफ तो भारत माता है, लेकिन दूसरी तरफ भारत मां को लकवा मार गया है। ऐसी मेरी भारत माता नहीं हो सकती, और मैंने ठान के रखी है। और इसीलिए तो मैं काशी आया हूं। काशी में
वोट पाने के लिए नहीं आया हूं। मैं काशी में आया हूं आप सबके साथ जुड़ने के लिए, आपके लिए जीने के लिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान का पूर्वी इलाका, हिमालयन पहाड़ी प्रदेश, वहां के मुसीबतों के साथ मैं अपने आप को जोड़ना चाहता हूं। वहां के संकटों के साथ मैं अपने आप को लगाना चाहता हूं। और जैसा गुजरात में मुझे काम करने का आनंद आया, वैसा ही आनंद मुझे इस इलाके की सेवा कर करके लेना है। मेरा बिहार पीछे क्यों हो, मेरा पूर्वी उत्तर प्रदेश पीछे क्यों हो, मेरा पश्चिम बंगाल पीछे क्यों हो, मैं इसके जवाब खोजना चाहता हूं। मुझे वहां जिंदगी बदलनी है और इसलिए मैं पश्चिम का हिंदुस्तान छोड़ के पूरब के हिंदुस्तान की शरण में आया हूं। लेना पाना बनने के लिए नहीं, मेरी जिंदगी खपाने के लिए आया हूं, आपके लिए आया हूं और उपकार करने नहीं आया हूं। मां भारत की सेवा करनी है, इस भारत मां के एक संतान के नाते आया हूं। आप मेरे भाई बहन हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप मेरे अपने हैं। मैं आपको दुखी नहीं देख सकता हूं। आपने मुसीबतों में जिंदगी गुजारी है, अब आपको मुसीबतों में जिंदगी गुजारनी ना पड़े, इसलिए मैं आया हूं। और इसलिए भारत के पूर्वी इलाके के भाइयों बहनों, अपना भविष्य तय करो। ये तोड़ने वाली राजनीति को दफना दो, ये संप्रदाय की राजनीति को दफना दो, आपके भाग्य का फैसला करो, मुझे सेवा करने का अवसर दो। आने वाले 7 और 12 को जितना चुनाव है, सारी की सारी सीटें क्या आप मुझे नहीं दे सकते हो? मैं आपकी जिंदगी बदलने का वादा करता हूं भाइयों। फैसला कर लो, हिम्मत बताओ, पूरी ताकत लगाओ। और मुझे विश्वास है इस बार मैं आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में था, गोंडा बस्ती इलाके से अभी आया हूं। चमचमाती धूप में लोग जो प्यार कर रहे हैं भाइयों, मैं तो कल्पना नहीं कर सकता। ये पसीना लोग बहा रहे हैं ना, वो अपने सपनों को सजा रहे हैं। और मैं उस पसीने की महक को समझता हूं। मैं उस पसीने से भारत मां की इस पवित्र धरती को सुजलाम सुफलाम बनाने का संकल्प करके निकला हुआ हूं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, 7 तारीख को भारी मतदान कीजिए, 12 तारीख को भारी मतदान कीजिए। आपके दिमाग में कमल हो, दिल में कमल हो, जुबान पे कमल हो, लेकिन 7 तारीख और 12 तारीख को पोलिंग बूथ में जाकर के कमल को उंगली पे उतारना पड़ता है, कमल के निशान पे बटन दबाना पड़ता है, और तब जाकर के दिल्ली में मजबूत सरकार बनेगी, स्थिर सरकार बनेगी। आपके लिए 60 महीने बिना विराम किए पूर्ण रूप से आपको समर्पित सरकार चलेगी, ये मैं इरादा लेकर के काम कर रहा हूं। भाइयों बहनों, पूरे हिंदुस्तान ने मुझे प्यार दिया है, सरकार बनना तय है, मुझे कोई दुविधा नहीं है। लेकिन देश को अस्थिर करने वाले षड्यंत्रकारियों को अब तो सजा करने का समय आया है। अब जिन्होंने वोट करना है, उन्होंने अस्थिरता का विचार करने वालों को सजा करने के लिए वोट करना है। भाइयों बहनों, आइए हम सब मिलकर के भारत का भाग्य बनाएं, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हम सब मेहनत करें। इसी एक अपेक्षा के साथ आज 107 स्थान पर और पूरे हिंदुस्तान में अब तक मुझे 900 स्थानों पर सिर्फ टेक्नोलॉजी से बात करने का अवसर मिला, 400 से अधिक स्थान पर रूबरू जाने का अवसर मिला। भाइयों बहनों, सपना आपका, मेहनत मेरी, मैं पूरा करके रहूंगा। आशीर्वाद दीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ सब लोग पूरी ताकत से मुट्ठी बंद करके, हाथ ऊपर करके भारत मां की जय बुलाएंगे। सबके सब पूरी ताकत से बुलाएंगे,
भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। सवा सौ करोड़ भारतीयों की आशा, अपेक्षा, विश्वास और सकारात्मकता के जो प्रतीक बन चुके हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी आपसे आज 3D होलोग्राम तकनीक से बड़े सहज रूप से सीधे दिल से जुड़े। आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारे, आपके उत्साहपूर्ण आवकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बोल